हेलो फ्रेंड्स, निधि श्री एकेडमी से मैं हूं आशीष। और हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा बुंदेला डायनेस्टी के बारे में। डायनेस्टीज़ ऑफ एमपी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसी सिरे को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे गोंड डायनेस्टी के बारे में। गोंड डायनेस्टी जो है, नया एक तो ऐड हुआ है, प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से गोंड डायनेस्टी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू किया जाए। तो गोंड किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो एंशियंट गोंड किंगडम का आप लोग मैप देख लीजिए। ये जो पूरा एरिया है जो आपको दिख रहा होगा डार्क येलो कलर में, जिसमें जबलपुर आ जाता है, अपना छिंदवाड़ा आ जाता है, बैतूल आ जाता है, मंडला वाला पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, ये था गोंड किंगडम। अब ये जो पूरा गोंड किंगडम था वो 4 अलग अलग गढ़ों में डिवाइड था। गढ़ मतलब बेस्टियन, यानी आप समझ लीजिए पावर सेंटर। तो एक है गढ़ मंडला जो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर चंद्रपुर, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है। ये अगर आप देख सकते होंगे तो छिंदवाड़ा के बगल में जो महाराष्ट्र वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है, जहाँ पे आज की डेट में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, वो वाला पूरा रीजन जो है ये भी एक गढ़ था। उसके बाद खेरला, ये बैतूल वाला रीजन है खेरला। फिर आ जाते हैं हम लोग छिंदवाड़ा के पास। छिंदवाड़ा में एक रीजन है देवगढ़, ये इम्पोर्टेंट सेंटर था गोंड्स का। अब ये जो 4 अलग अलग गढ़ है, इसका सोर्स क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है कि गोंड किंगडम के पास ये 4 गढ़ थे। तो इसका सोर्स है अकबरनामा, जो मिडिवल हिस्ट्री की एक बहुत ही फेमस बुक है, अबू फजल ने लिखा है। अकबरनामा ये सोर्स है हमारा, जिसमें इन चारों गोंड किंगडम्स के बारे में दिया हुआ है। हमारा मेन मकसद है गढ़ मंडला, क्योंकि इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बाकी 3 किंगडम में कौन राजा थे, ये किंगडम्स कैसे बने, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेन किंगडम था गढ़मंडला वही इम्पोर्टेंट था। ये बाकी के जो 3 थे, ये छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज़ थी जो गढ़मंडला के ही अंडर आती थी। दे वेयर सब सर्वियंट टू गढ़मंडला। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी मैप को थोड़ा जूम करके देखते हैं, हम लोग को इस पोर्शन को देखना है। हालांकि ये जो गोंड किंगडम है ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा गोंड किंगडम महाराष्ट्र में भी था, इसके अलावा गोंड किंगडम तेलंगाना में भी था। लेकिन हमें और किसी से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मध्य प्रदेश से मतलब है। तो ये जो क्षेत्र आप देख लीजिए, यही था गोंड किंगडम। अब इस गोंड किंगडम में भी हमारा मतलब जो है गढ़ कटंगा से है, यानी गढ़ मंडला से। गोंड किंगडम का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो ऐसा था कि बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ों में ये पूरा किंगडम डिवाइडेड था। तो अगर हम लोग गोंड किंगडम ऑफ मंडला की अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें, तो यहाँ पे 5 एक्चुअली पावर सेंटर थे। एक तो चौरागढ़, नरसिंहपुर, फिर सिंगौरगढ़, दमोह, फिर गढ़, ये जबलपुर के आसपास का रीजन है। फिर मंडला, तो मंडला है ही। और रामनगर एक क्षेत्र है, वो भी मंडला में आता है। बाद में रामनगर की रानी अवंतीबाई थी, अगर आप लोग को ध्यान हो तो ये थोड़ा ढंग से देख लीजिए। ये पूरा एक गोंड का सेटअप है। गोंड का किंगडम इतने एरिया में था। बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से इस पूरे किंगडम में चेंजेस आते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हम लोग देख लेते हैं। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था। जैसे पुराने ज़माने के रीजनल किंगडम होते थे जो कि हाईली सेंट्रलाइज्ड होते थे, सब कुछ जो है, जो मेन किंग था उसी के पास सारे पावर्स, वही सारे पावर्स विल्ड करता था। ऐसा ही गोंड किंगडम के साथ भी था। गोंड किंगडम इन सेंट्रल इंडिया कंपोज्ड ऑफ गढ़। ईच गढ़ वॉज डिवाइडेड इंटू 84, यानी ग्रुप ऑफ 84 विलेजेस, एंड एवरी 84 वॉज डिवाइडेड इंटू बारहोत, ग्रुप ऑफ 12 विलेजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया है, इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी नंबर ऑफ स्टेट्स। फिर स्टेट्स के अंदर डिवीज़न, फिर डिवीज़न के अंदर डिस्ट्रिक्ट, फिर तहसील, फिर गांव। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ताकि स्मूथ रहे, इसलिए इन्होंने भी अपना पूरा एम्पायर जो है इस तरह से डिवाइड किया था। गढ़ 84, 84 मीन्स ग्रुप ऑफ 84 विलेज, फिर 84 के नीचे बारहोत, इस तरह से करके। इट वॉज द रिच स्टेट दैट हैज़ अर्नड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ बाई ट्रैपिंग एंड सेलिंग एलिफेंट्स। तो इस रीजन में एलिफेंट्स बहुत हुआ करते थे। ऐसा बोला जाता है कि इस रीजन में एलिफेंट्स बहुत हुआ करते थे, इसलिए शायद अकबर ने इस रीजन पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यहाँ फॉरेस्ट वेल्थ इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा थी। ये किंगडम काफ़ी रिच था, प्रॉस्पेरस था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुछ ऐसा था। समझने के लिए देख लीजिए इसको एक बार। द फर्स्ट गोंड किंग वॉज जादू राय, हु डिपोज द कलचुरी राजपूत्स एट हुज कोर्ट ही हैड अर्लियर वर्कड। कलचुरी राजपूत्स के बारे में आप लोग जानते होंगे। ये चंदेला डायनेस्टी और परमार डायनेस्टी, इनके ये कंटेम्पोरेरी थे।
कलचुरी की अगर हम लोग बात करें, हालांकि महाराष्ट्र में भी थे, इनका प्रेजेंस जो है गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी था, लेकिन हम लोग एमपी स्पेसिफिक बात करें तो जो कलचुरी ऑफ त्रिपुरी, त्रिपुरी एक जगह है जबलपुर में, इनके आसपास इनका किंगडम था। राइट फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी कलचुरी राजपूत जो है त्रिपुरी जबलपुर पर राज किया करते थे। बाद में इनका किंगडम जो है वीक होने लगा होगा और इन्हीं का एक सामंत यानी फ्यूडेटरी जादू राय ही टुक ओवर, उसने ये जबलपुर वाले रीजन पे कब्जा कर लिया और अपना एक नया किंगडम स्थापित कर लिया, गोंड किंगडम। ठीक है, तो जादू राय कौन था? वो कलचुरी राजपूत का ही एक फ्यूडेटरी था। तो फर्स्ट गोंड किंग वॉज जादू राय, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद किंगडम तो स्थापित हो गया, अपने अर्ली फेज़ में था, बहुत सारे रूलर्स आए जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एक 34th किंग, मतलब जादू राय का 34वां डिसेंडेंट था मदन सिंह, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। मदन सिंह 34th किंग, ही वॉज 34th किंग। वन ऑफ हिज सक्सेसर कंस्ट्रक्टेड मदन महल फोर्ट लोकेटेड इन गढ़। मदन सिंह स्टार्टेड गवर्निंग इन अराउंड 1116 CE। तो जादू राय का ये एक डिसेंडेंट मदन सिंह ने 1116 क्रिश्चियन एरा में मदन महल नाम का एक फोर्ट बनाया जबलपुर में। या आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा अगर आप लोग जबलपुर गए होंगे, मदन महल। तो मदन महल फोर्ट जो है इट वाज बिल्ड बाय मदन सिंह, ही वाज फ्रॉम गोंड डायनेस्टी। अच्छा देखिए, ये जो रूलर्स थे ये गोंड डायनेस्टी के अर्ली रूलर्स थे। तो किसी भी किंगडम को आप देखिए, शुरुआत में किंगडम क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी एम्पायर की। पहला फॉर्मेशन, दूसरा एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन, और तीसरा डिसइंटीग्रेशन। तो अभी किंगडम फॉर्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये किंगडम जो है एक्सपैंड होगा। तो जो फॉर्मेटिव ईयर्स थे, चाहे वो जादू राय हो चाहे मदन सिंह है, इन्होंने छोटा मोटा निर्माण करवाया अपना जबलपुर के ही आसपास, राइट। अब जो इस किंगडम को जो एक्सपैंड करने की जब बारी आई, जिस बंदे ने किंगडम को एक्सपैंड किया था और कंसोलिडेट किया था सही मायने में, वो थे गोंड शासक संग्राम शाह। तो संग्राम शाह के बारे में देखते हैं हम लोग। तो अब बात करते हैं संग्राम शाह की। इन्होंने जो है गोंड एम्पायर को रियली एक्सपैंड किया। इन्होंने अपने टाइम 52 किले बनाए, जिन्हें जिन्हें असल मायने में गढ़ बोला गया। ये चौरागढ़, सिंगौरगढ़, ये सब उन्हीं के द्वारा निर्माण किए गए हैं। He was the 48th ruler of Gond dynasty. During his reign, he had established 52 medieval fortification called Garh to strengthen and defend the Gond Empire. 52 किले बनाए, उनको बाकायदा फोर्टिफाई किया, मतलब पूरा हथियार सहित बंदोबस्त किया। He was the one who expanded Gond kingdom. He did a matrimonial alliance with Chandel ruler of Kalinjar by marrying his son Dalpat Shah to Chandela princess Durgavati. इन्होंने एक मैट्रीमोनियल अलायंस किया उस समय के चंदेला रूलर कीरत राय से, जो वैसे तो महोबा के रूलर थे, पर जो कलिंजर वाला एरिया आता था वो भी उन्हीं के अंडर आता था। तो उनकी बेटी थी दुर्गावती, उनका विवाह इन्होंने अपने बेटे दलपत शाह से करवा दिया, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो देखते हैं हम लोग। तो रानी दुर्गावती जो कि एक चंदेला प्रिंसेस थी, उनकी शादी दलपत शाह के साथ अराउंड 1542 में हुई, 1542 में। उस समय दिल्ली पे रूल कर रहा था शेर शाह सूरी, जो कि उस समय की बहुत एक ताकतवर फोर्स थी, ठीक है। ये कलिंजर पर इन्होंने आक्रमण किया 1545 में, कलिंजर फोर्ट पर। कलिंजर फोर्ट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, बांदा पे स्थित है, वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया। अब वहाँ के जो रूलर थे कीरत राय, उस समय चंदेला पावर जो है वीक हो गई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मैट्रीमोनियल अलायंस कर लिया। मैट्रीमोनियल अलायंस किया ये गोंड किंगडम के राजा के साथ, ताकि जब अगर कभी आक्रमण हो तो गोंड किंगडम और चंदेला रूलर साथ में मिलकर शेरशाह सूरी से लड़ाई करें, क्योंकि अब तो वैसे भी संधि हो गई है। तो दुर्गावती कीरत राय की बेटी, दलपत शाह संग्राम शाह का बेटा, इनकी हो गई आपस में शादी। ये 2 किंगडम भी आपस में इनका भी अलायंस हो गया। तो अगर कभी शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो दोनों किंगडम साथ में मिलकर उससे लड़ाई करेंगे। और बाद में ऐसा हुआ भी, 1545 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया भी कलिंजर फोर्ट पे, और उसी आक्रमण के दौरान जो है शेरशाह सूरी की मौत भी हुई, ठीक है। फिर दलपत शाह, ये संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे थे। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ संग्राम शाह। द किंगडम एक्सपेंडेड बाई संग्राम शाह वॉज कंसोलिडेटेड बाई दलपत शाह। जो किंगडम इन्होंने एक्सपेंड किया था संग्राम शाह ने, उन्हें
लगभग 6-8 साल जो है दलपत शाह जो है रूलर रहे हैं गोंड किंगडम के, और उन्होंने बाकायदा कंसोलिडेट किया। ही मैरिड चंदेला प्रिंसेस रानी दुर्गावती एंड दिस मैरिज वॉज मोर ऑफ अ पोलिटिकल अलायंस टू अवर्स शेर शाह सूरीज अटैक ऑन कलिंजर। ये हम लोग ने देख ही लिया कि किस तरह से कलिंजर को बचाने के लिए जो है इन दो अलग अलग वंशों ने आपस में संधि की। फिर दलपत शाह के बाद जो गोंड किंगडम की रूलर बनी, दलपत शाह लगभग 1542 से 1548 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद गोंड किंगडम की रूलर बनी रानी दुर्गावती, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, 1548 से लेकर के 1564 तक रानी दुर्गावती ने गोंड किंगडम पर रूल किया है। और उस समय मध्य प्रदेश जो है बहुत छोटे छोटे किंगडम्स में बटा हुआ था। अगर आप लोग देखें, ये जो ग्रिड रीजन था, यहाँ पे तोमर्स रूल किया करते थे। ठीक है, फिर ये जो बघेलखंड वाला क्षेत्र था वहाँ पे बघेलाज रूल किया करते थे। ठीक है, फिर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है जो आप लोग देख ही लिए हैं, ये सतपुड़ा वाला जो पूरा क्षेत्र है, बैतूल, छिंदवाड़ा और ये अपना मंडला, जबलपुर, ये गोंड। फिर उसके बाद मालवा रीजन उस समय बाज बहादुर रूल किया करता था मालवा पे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो ओरछा वाला रीजन था, ओरछा, दतिया, टीकमगढ़ वाला, पन्ना वाला, वहाँ पे बुंदेलाज रूल किया करते थे। तो रानी दुर्गावती को दो तरीके से दिक्कत थी। एक तो ये सारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे वो आपस में लड़ाई करते रहते थे, तो इनका अटैक, बाज बहादुर ने भी एक बार गोंड किंगडम पर अटैक किया, हालांकि उस अटैक को बहुत ही सक्सेसफुली रिफ्यूट किया गया रानी दुर्गावती के द्वारा। प्लस एक जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी फतेहपुर सीकरी से, यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि उस समय 1562 के आसपास उस समय अकबर के हाथ में आ चुका था। ये कहानी चल रही है 1560s में। उस समय अकबर जो है राजा बन चुका था, मुगल थ्रोन अकबर ने संभाल लिया था। ठीक है, तो अकबर से भी समस्याएं थी, प्लस आपस में जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं उनके साथ तो लड़ाई झगड़ा था ही। ठीक है, तो इस तरह उस समय का मध्य प्रदेश कुछ इस तरह से दिखता था, छोटे छोटे रूलर्स, उनके छोटे छोटे किंगडम, और देयर वेयर ऑलवेज एंड देयर वेयर इन फाइटिंग। ठीक है, तो यूनिटी तो कुछ थी नहीं, सिर्फ इन फाइटिंग थी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे। अब वापस आ जाते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पर। इन 1562 मालवा वॉज ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल डोमिनियन। अब मालवा पर मुगल ने अपना राज्य जमा लिया था। उस समय बाज बहादुर रूलर हुआ करता था मालवा का, उसको डिपोज कर दिया गया सक्सेसफुली, और मालवा पे अब मुगलों का शासन था। ठीक है, साइमल्टेनियसली असफ खान, अ मुगल जनरल, कॉन्कर्ड रीवा रीजन विच ले नॉर्थ ऑफ रानीज किंगडम। अकबर के एक गवर्नर जनरल ने, असफ खान ने, रीवा वाला क्षेत्र पे भी कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब रीवा मतलब बघेलखंड वाले एरिया में भी मुगलों का राज था, मालवा में भी मुगलों का राज था, और इन दोनों किंगडम के बीच में सैंडविच कौन क्या हो रहा था, गोंड किंगडम। ठीक है, विच ले नॉर्थ ऑफ रानीज किंगडम, दस गढ़ मंडला नाउ टच द बाउंड्रीज ऑफ बोथ रीवा एंड मालवा विच वेयर अंडर मुगल्स, हेंस अटैक ऑन गढ़ मंडला वॉज इमिनेंट। ठीक है, नॉर्थ में भी मुगल का रूल, साउथ में भी मुगल का रूल, तो जाहिर सी बात है अटैक तो होना ही था। ड्यूरिंग रानीज टाइम द कैपिटल ऑफ गढ़कटंगा हैड बीन शिफ्टेड टू चौरागढ़, अ बेटर स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन द विक्सिनिटी ऑफ सतपुड़ा हिल्स। रानी दुर्गावती ने क्या किया कि गढ़कटंगा की कैपिटल उन्होंने शिफ्ट कर ली। ठीक है, चौरागढ़ में, नरसिंहपुर में, क्योंकि ये एक बेटर स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। ऑल राइट, Gondwana's lush wealth made Asaf Khan itched for the kingdom, as a result of which he attacked the kingdom and defeated Durgavati's force near Damoh. Wounded Rani stabbed herself to death. असफ खान, जिसने बघेलखंड पर अपना साम्राज्य जमा लिया था, उसको गोंडवाना की लश वेल्थ ने आकर्षित किया और उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। मुगल आर्मी उस समय अर्ली अकबर फेज था, एक्सपेंशन का फेज था। मुगल आर्मी इतनी बड़ी थी कि उसका सामना कर पाना नामुमकिन सा था। जान बचाने का सिर्फ एक तरीका था कि मुगल्स की ओवरलॉर्डशिप यानी सुजरेनिटी स्वीकार कर लिया जाए कि हाँ भाई, हम आपको एज अ रूलर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हम अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं रखना चाहते, हम अपना साम्राज्य जो है मुगल में मिला देना चाहते हैं। तो जीवित रहने की यही शर्त थी। बट रानी दुर्गावती ने ये शर्त नहीं मानी। उन्होंने जीते जी जो है मुगल्स की सुजरेनिटी स्वीकार नहीं की, और बैटल ऑफ दमो में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। शायद तभी उन्होंने इतिहास में अपनी जगह बनाई, क्योंकि इतिहास में जगह वही लोग बना पाते हैं
जो कुछ हट के कार्य करते हैं। तो हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती भी है। बहरहाल जो गोंड थे, दे हैड वॉर एलिफेंट्स, दे यूज टू सिट अटॉप एलिफेंट एंड फाइट। जैसे मुगल्स के पास हॉर्स राइडर्स थे, वैसे इनके पास वॉर एलिफेंट्स थे। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो रानी दुर्गावती जो है एलिफेंट के ऊपर बैठकर लड़ाई करती थी। ठीक है। हर कैपिटल चौरागढ़ वॉज ब्रेवली डिफीटेड बाय हर सन बीर नारायण, बट इवेंचुअली ही सकम टू डिफीट बाय असफ खान फोर्स। जो चौरागढ़ फोर्ट था, चौरागढ़ वाला फोर्ट बीर नारायण संभाल रहा था, प्लस दमोह से रानी दुर्गावती लड़ रही थी, और दोनों ही सक्सेसफुल नहीं हो पाए और वीरगति को प्राप्त हुए। हर टूम नोन है समाधि नियर जबलपुर स्टैंड्स इन टेस्टिमनी टू दिस वेलियंट क्वीन। इनकी समाधि जो है जबलपुर के पास है। एक चीज़ और भी है इसमें बताने लायक कि जबलपुर यूनिवर्सिटी वॉज रीनेम्ड रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ऑन 7 जून 1983 बाई गवर्नमेंट ऑफ एमपी टू ऑनर द वेलर ऑफ रानी दुर्गावती। जबलपुर यूनिवर्सिटी का नाम 1983 में रानी दुर्गावती के नाम पर कर दिया गया। ठीक है। प्रीलिम्स में खासकर इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर नाउ आफ्टर रानी दुर्गावतीज डेथ, गोंड किंगडम फेल अंडर द ओवरलॉर्डशिप ऑफ मुगल्स। ओवरलॉर्डशिप ऑफ मुगल्स में आ गया, गोंड किंगडम मुगल साम्राज्य में मिल गया, और बहुत समय तक मुगल गवर्नर जनरल ने ही इस साम्राज्य को रूल किया। ठीक है। लगभग 25 साल बाद चंद्र शाह, ये संग्राम शाह के बेटे थे, सबसे छोटे बेटे चंद्र शाह। द मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज हिम एज अ रूलर। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुगल की सुजरेनिटी को स्वीकार कर लिया कि भाई हम आपके अधीन हैं, हम आपकी ओवरलॉर्डशिप स्वीकार करते हैं, लेकिन हमें कम से कम रूल करने दो। तो द मुगल एम्परर रिकॉग्नाइज हिम एज अ रूलर इन एक्सचेंज फॉर 10 डिस्ट्रिक्ट विच रिमेन्ड विथ मुगल्स। इन्हें काफ़ी कुछ अपना एम्पायर मुगल्स को देना पड़ा, और फाइनली ये एक छोटे से गोंड किंगडम के ये राजा बने रहे। ठीक है। इसके बाद अब गोंड किंगडम अब पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो चुका था, फ्रेगमेंट हो चुका था, अपने ढलान पर था। चंद्र शाह के बाद आए मधुकर शाह। मधुकर शाह के बाद भी बहुत सारे रूलर आए जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आए प्रेम नारायण। ये प्रेम नारायण जो है उस समय बुंदेला डायनेस्टी के जूझर सिंह और प्रेम नारायण शाह, इनके बीच काफ़ी टसल थे। ठीक है। उधर बुंदेला एम्पायर जो है एक्सपेंड हो रहा था, इधर गोंड किंगडम जो है वीक हो रहा था। ठीक है। द बुंदेलाज अंडर जूझर सिंह इन्वेडेड नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट एंड अटैक्ड द फोर्ट ऑफ चौरागढ़, albeit unsuccessfully. Eventually, the hostility between the Bundelas and Gonds takes the life of both Prem Narayan and Jujhar Singh. जूझर सिंह और प्रेम नारायण शाह ये आपस में बहुत टसल थी इनकी, आपस में बहुत इनकी लड़ाई हुई, वॉर हुए, और लास्ट में इन दोनों की ही मृत्यु हो गई। ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग हृदय शाह पर। मंडला इज मेड द न्यू कैपिटल ऑफ किंगडम। संग्राम शाह के समय कैपिटल क्या थी? सिंगौरगढ़। रानी दुर्गावती के टाइम चौरागढ़, और हृदय शाह के टाइम कैपिटल हो गई मंडला। ठीक है। अब ये लेटर गोंड रूलर्स थे, हृदय शाह वगैरह। पार्ट ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट इज सीडेड टू मुगल एम्परर, द साउथ ऑफ सागर एंड दमोह डिस्ट्रिक्ट टू राजा छत्रसाल ऑफ पन्ना, एंड सिवनी डिस्ट्रिक्ट टू द गोंड राजा ऑफ देवगढ़। अब ये क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि गोंड किंगडम हाईली सेंट्रलाइज था, सेंटर जो है बहुत वीक हो चुका था। ठीक है। रानी दुर्गावती के बाद जितने भी रूलर्स आए वो बहुत ही वीक और इनकॉम्पिटेंट थे। तो बाकी जो गोंड किंगडम के गढ़ थे, देवगढ़ हो गया और खेरला हो गया, ये सब आपस में ही एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। प्लस हृदय शाह जो है राजा छत्रसाल ऑफ बुंदेला डायनेस्टी, इसके कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है। बुंदेला डायनेस्टी का लेक्चर अपलोडेड है, उसको आप लोग देखिए, क्योंकि ये सारी जो डायनेस्टीज़ हैं वो मिडिवल पीरियड की डायनेस्टी है, इनको आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, ये एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। बुंदेला जो है चंदेला से कनेक्टेड है, चंदेला कलचुरी से कनेक्टेड है, कलचुरी गोंड से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये पुराने लेक्चर्स आप लोग ज़रूर देखें अगर नहीं देखा हो तो हृदय शाह में बस याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने मंडला को अपना कैपिटल बना लिया। उस समय जो है गोंड किंगडम पूरी तरीके से पतन में था। ठीक है। बहुत ही छोटा सा एम्पायर बचा हुआ था, सारा पन्ना सिवनी सब कुछ ले लिया गया था इनसे अलग अलग रूलर्स के द्वारा। अच्छा, हृदय शाह जो है ये 1670 के आसपास थे, मतलब 17वीं सेंचुरी के राजा थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं किस पर? नरहर शाह पे। नरहर शाह क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये गोंड किंगडम के आखिरी राजा थे। ये जो पूरा गढ़ मंडला वाला जो किंगडम था उसके आखिरी राजा थे नरहर शाह, और ये थे ऑलमोस्ट 1740s के अराउंड। 1740s मतलब 18वीं सेंचुरी।
इस समय क्या था कि 18th सेंचुरी में मुगल पावर जो है पूरी तरीके से पतन पे थी। तो राइज पर कौन थे? मराठास। मराठास उस समय एक बहुत बड़ी पावर के रूप में इमर्ज हो चुके थे और मराठास का भी इन्फिल्ट्रेशन गोंड किंगडम पर भी हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, द मराठा पेशवा एंटर्ड मंडला एंड एग्जैक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम द गोंड्स। नरहर शाह वॉज टेकन प्रिजनर एंड हेल्ड एट फोर्ट खुरई इन सागर। इन्होंने आखिरी गोंड रूलर नरहर शाह को कैप्चर किया और खुराई के किले पे बंद कर दिया। ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गोंड डायनेस्टी ऑफ गढ़मंडला रिमेन डिवॉइड ऑफ एनी पॉलिटिकल ऑफिस। गढ़मंडला इटसेल्फ रिमेन प्रैक्टिकली अ मराठा डिपेंडेंसी। सून द अदर इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज ऑफ गोंडवाना ऑल्सो सकम्ड। गोंडवाना पे जो है लेटर ऑन मराठाज ने पूरी तरीके से इनको रूल कर लिया। मराठा का एक छत्र राज हो गया गोंड किंगडम पर और बाकी जो छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थे, ये देवगढ़ वगैरह और ये सारी चीज़ें, वो भी जो है मराठास का रूल स्वीकार कर लिया इन्होंने। बाद में क्या हुआ कि एंग्लो मराठा वॉर हुआ, जिसमें ब्रिटिशर्स जो है जीत गए और मराठास को अपनी सारी ट्रीटीज़ जो है, सारी टेरिटरीज जो है ब्रिटिश को देनी पड़ी, सौंपनी पड़ी। तो बाद में ये जो गोंड रूलर से राजा थे, दे इमर्ज्ड एज पेंशनर्स ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ये सब तो अब ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हो गया ना। कुछ को प्रिंसली स्टेट बना दिया, कुछ को ब्रिटिश इंडिया रख लिया और इन राजाओं को पेंशन देने लगे ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से गोंड किंगडम जो है पहले फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद एक्सपैंड हुआ, फिर डिसइंटीग्रेट हुआ। ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी गोंड किंगडम की। सोसाइटल चेंजेस विद इन गोंड कम्युनिटी। अब गोंड कम्युनिटी के अंदर क्या क्या सोसाइटल चेंजेस आए? देखिए, गोंड जो है प्राइमरीली एक ट्राइब थी और जो ट्राइब होती है वो इगैलिटेरियन वे ऑफ लाइफ जीती है। मतलब देयर इज़ नो क्लास, देयर इज़ नो हायरार्की, सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। बट रूलर बनने के बाद उनके अंदर क्या चेंज आए, क्या सोसाइटी, उनकी सोसाइटी में क्या चेंज आए? तो गोंड वॉज अ ट्राइब एंड दे यूज टू बिलीव इन इगैलिटेरियन वे ऑफ लाइफ, ये तो ठीक है। वंस किंगडम वॉज फॉर्म्ड अ क्लियर हायरार्की वॉज देयर इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। दे वे डिवाइडेड इंटू क्लैंस ईच अंडर अ राय और चीफ। ये जो गोंड की इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटीज़ थी, देवगढ़, खेरला, चंद्रपुर, ये क्या था? ये अलग अलग गोंड क्लैन थे और इनके मुखिया हुआ करते थे उस समय के राय, या जो भी चीफ बोल लीजिए आप, उनके मुखिया बोल लीजिए। और एक क्लियर कट हायरार्की थी उस समय की गोंड कम्युनिटी में। ठीक है। तो ये कुछ सोसाइटल चेंजेस थे। पोस्ट किंगडम दे स्टार्टेड हिंदुआइजिंग देमसेल्व्स एंड स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स विद द राजपूत्स। ऐसा होता था कि जो भी रूलर होता था वो क्षत्रिय माना जाता था। हर रूलर जो है क्षत्रिय माना जाता था। तो बाद में तो खैर दलपत शाह ने इनफैक्ट एक राजपूत प्रिंसेस से शादी भी की। तो गोंड कम्युनिटी जो है अपने आप को राजपूत से ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगी। दे बिगैन टू वर्शिप हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस एंड इवन नेचुरल फोर्सेस लाइक सन, मून, विंड एट्सेट्रा। ये एक जो हिंदुआइजेशन होता है वो हो गया गोंड कम्युनिटी का। गोंड जो है एक ट्राइब है लेकिन वो अपने आप को हिंदू मानने लगी, राजपूत के साथ अपने आप को ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगे सिंस ये रूलर्स थे। और रूलर जो है, हर रूलर जो है अपने आप को क्षत्रिय मानता है। ठीक है। क्योंकि रूलर जो होता है वो डिफेंडर होता है अपने क्षेत्र का, अपने कम्युनिटी का। तो यही काम क्षत्रिय का भी है अगर हम लोग ऋग्वेद पे जाएँ तो। ठीक है। तो हिंदुआइजेशन जो है गोंड कम्युनिटी का, ये हो गया पोस्ट गोंड किंगडम। तो ये जानना थोड़ा ज़रूरी है कि क्या क्या सोसाइटल चेंजेस आए। ये मेंस के लिए एक मतलब फॉर्डर पॉइंट की तरह काम कर सकता है। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखकर चले जाते हैं। प्लस बाकी जो लेक्चर हम लोग ने बनाए हैं डायनेस्टी पे, चाहे वो सिंधिया डायनेस्टी हो, चाहे इसके पहले बुंदेला डायनेस्टी हो, वो भी आप लोग ज़रूर देखें। भोपाल स्टेट पे हम लोग ने लेक्चर बनाया है। फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश पे हम लोग ने लेक्चर बनाया कि उस समय कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का कौन सा पार्ट था, प्रिंसली स्टेट्स का कौन सा पार्ट था, मराठाज का क्या रोल हुआ करता था। सारी चीज़ें हम लोग ने पूरे इलेबोरेटिव मैनर में, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम लोग ने डिस्कस की है। तो आप लोग ये सारे वीडियोज़ देखिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।